नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास के साथ। दोस्तों, अभी तक हमने जो भू-आकृति की जो प्रक्रियाएं चल रही थी, यानी कि पृथ्वी हमारी जो धरती है वो कैसे बनी, उसके पीछे के क्या-क्या कारण थे, उसके आंतरिक कारण क्या-क्या थे, उसके बाहरी कारण क्या-क्या थे। तो जो हम बाहरी कारण जो भी पढ़ रहे थे, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो बाहरी कारण था, उस प्रक्रिया को हमने पढ़ लिया। अब उन बाहरी कारणों से जो हमें परिणाम मिले, जैसे कि पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों के ऊपर चर्चा हम यहाँ करेंगे। यानी कि पार्ट 3 के हम पहले पार्ट 1 को कर चुके हैं, सॉरी चैप्टर 3 के पार्ट 1 को हम पहले कर चुके हैं और अब हम पार्ट 2 को आएंगे। अगर आप पार्ट 1 पहले नहीं देख चुके हैं तो पहले जाइए पार्ट 1 जाइए, उसको देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी और हमें एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह हम इस बार भी एक बार सिलेबस की तरफ जरूर नजर डालेंगे, क्योंकि सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। ना हमें सिलेबस के आगे जाना है, ना सिलेबस के पीछे जाना है। तो देखिए, चैप्टर 1 जो था वो हो चुका था और चैप्टर 3 भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 पे, फिर चैप्टर 7 पे, और उसके बाद हम उसकी प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट थे। आपको ये करना ही करना है, ठीक है, चाहे अभी भी करें बाद में करें, लेकिन ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर को खत्म होने के बाद ये चारों चैप्टर्स आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हमें आज पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है माउंटेन के बारे में, प्लेट्यू के बारे में और प्लेन्स के बारे में। यानी कि हमें पढ़ना है मैदान, पठार और मैदान, सॉरी हमें पढ़ना है पहाड़, पठार और मैदान के बारे में। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पर्वत जो थे उसके बनने की प्रक्रिया जो है वो 4 तरह की होती है। पर्वतों को आमतौर पर 4 भागों में बांटा जाता है कि किस प्रकार से इसकी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, एक तो होता है ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, जिसमें इसके 4 भाग हैं: निम्न पर्वत, उच्च पर्वत, साधारण उच्च पर्वत और अत्यधिक उच्च पर्वत। दूसरा होता है स्थिति के आधार पर, यानी कि एक महाद्वीप होगा, एक महासागर होगा। यहाँ लिखा नहीं है, दोनों एक ही कर दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको महासागर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है विवर्तनिक प्लेट पर्वत, जिसमें बर्लित, भ्रांस, गुंबद और निक्षेपण, और दूसरा होता है अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, दूसरा होता है उत्पत्ति के समय, इसके द्वारा हम क्या होते हैं, इसको आधार पर भी हमें वो जिस तरीके से उसका समय हुआ, किस प्रकार किस समय में उसकी उत्पत्ति हुई, उसके आधार पर भी इसको 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं माउंटेन के बारे में। ठीक है, देखिए हमने पहले पढ़ा कि पर्वतों को 4 आधार पर हमने बांट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम पर्वतों को सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर ही वर्णन करेंगे, उसका विस्तार से जानेंगे। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति ही एकलौता ऐसा कारण है जिसके कारण हम इन सभी के बारे में जान सकते हैं, और इन सभी की स्थितियों को हम उत्पत्ति के आधार पर अगर हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं तो इन चारों स्थितियों को भी समझ जान लेंगे, उनके समय कालों को भी जान लेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि पर्वत बनता कैसे। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं को जानने के लिए हमें इसे उत्पत्ति के आधार पर एकलौता आधार इसका हम अगर पढ़ें तो इन सभी चीजों को हम आसानी से विस्तार से इसको जान पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो है पर्लित पर्वत के बारे में। तो पर्लित पर्वत बनता है कैसे? देखिए, ये देखिए, जो भूपर्वत की चट्टानें हैं उसमें पर्लित पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हिमालय। कैसे? देखिए, ये एक प्लेट है, प्लेट ये खाने वाला प्लेट नहीं है, ये वो प्लेट है जैसे धरती जो है वो 7 प्लेटों से मिलकर बनती है। तो जैसे एक प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है। ठीक है, ये दोनों प्लेटें क्या होंगी, आपस में टकराएंगी, और इसके टकराने से क्या होगा, जो प्लेटें, जैसे ये प्लेट क्या होती है, ये प्लेट भारी थी, तो जो प्लेट भारी होगी वो जमीन के नीचे जाएगी, और जो प्लेट ऊंची होगी मतलब हल्की होगी वो जमीन के ऊपर आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, ये जो ऊपर खबर हिस्सा होगा ये पर्वत का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसी से क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि एक प्लेट और दूसरी प्लेट के आपस में टकराने से ये प्लेट का ये निर्माण होता है। ठीक है, समझ गया? ये 2 प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ। देखिए, आप मैप को ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं दिख जाएगा, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे एंडीज है, ठीक है, और यहाँ पे रॉकीज है। रॉकी अमेरिका में है, एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे एटलस है जो कि अफ्रीका में है। ये सारे पर्वतों के नाम बता रहा हूँ, एटलस कोई वो नहीं है, मैप में नहीं। ठीक है, समझ गए? भ्रंश यानी कि ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए, ये एक जमीन का टुकड़ा था, अचानक से धंस गया। ठीक है, अचानक से बीच वाला हिस्सा क्या हुआ, धंस गया, यानी जमीन के अंदर गिर गया। तो ये 2 हिस्से जो बचे ना उठे हुए, ये बन गए हमारे पास पर्वत। ठीक है, ये बन गए पर्वत, और ये जमीन का नीचे वाला हिस्सा है जो गिर गया है, इसके अंदर से कहीं ना कहीं नदी निकल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है भारत में नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक भ्रंशोतात्मक पर्वत है, यानी कि एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है गुंबद पर्वत। गुंबद पर्वत क्या होता है, देखिए, मेघमा अगर ऊपर आती है, ठीक है, लेकिन
नीचे ही वो ठंडी हो जाती है, तो उसे कहते हैं गुम्बद पर्वत का वो निर्माण करती है। ये ध्यान से आप इस फोटो को देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से होती है, ठीक है। ये गुम्बद है, ऊपर गई लेकिन ठंडी नहीं, मतलब बाहर नहीं निकली, तो इन्होंने इस प्रकार का एक निर्माण कर दिया। और ये जो है, मतलब ये जो लावाएं हैं, ये आस-पास गिरती रहती है धीरे धीरे, और ये ऊंची होती जाती है, ठीक है। इसी से गुम्बद पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है, समझ गए। अगला है संचित पर्वत। संचित पर्वत क्या होता है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। जब ये पर्वतें जो होती है ना, ये फूट जाती है, तो इसके साथ साथ ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। समझ गए संचित पर्वत क्या होता है और ये दोनों पर्वतें क्या होती है, ठीक है। अगर हम गुम्बद पर्वत के एग्जाम्पल की बात करें, गुम्बद पर्वत का भी एग्जाम्पल होगा, इसको हम कहते हैं बेथोलिथ, लेपोलिथ, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। सॉल्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और दुनिया में कहाँ कहाँ पे है? देखिए, इंग्लैंड में विल्ड पर्वत जो है वो इसका उदाहरण है, किसका? गुम्बद का, ठीक है। गुम्बद पर्वत जो है इंग्लैंड में विल्ड का उदाहरण है। और ये जो संचित पर्वत है, ठीक है, ये होती है, ठीक है, ये क्या होती है कि ज्वालामुखी के जमाव के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि ज्वालामुखी अगर कहीं एक जगह अटका, ऐसे निकला और ये अचानक से चारों तरफ फैलता गया, ठीक है, इससे क्या हुआ कि निर्माण हो गया, इन पर्वतों का निर्माण हो गया। जिसके भारत में दक्कन का हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है, कि दक्कन में हमें इसी तरह की प्रक्रिया देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? देखिए, एक टाइम पे क्या था कि ये पर्वतें क्या थी, अपने विशाल अवस्था में थी, युवा अवस्था में थी, और ये काफी विस्तार, काफी बड़ी हुआ करती थी, जैसे कि आज के हमारे पास हिमालय है। लेकिन क्या हुआ, आज के डेट में ये पर्वतें क्या होती है, बहुत कमजोर हो जाती है और अपनी चरम अवस्था को खत्म करके अब ये धीरे धीरे खत्म होती जाती है, समतल होने का काम कर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि वृद्ध अवस्था हो जाती है पर्वत की, ठीक है। और जो पर्वत की युवा अवस्था होती है वो वर्लित होती है, और जो वृद्ध अवस्था होती है वो अवशिष्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि हिमालय भी कभी ना कभी इस तरह की प्रक्रिया में गुजर जाएगा। फिलहाल इस पर्वत के एग्जाम्पल देखने को मिलता है, तो भारत में हमारे पास अरावली सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें देखने को मिलता है। तो ये 5 प्रकार से पर्वतें हैं जिनका निर्माण हमें देखने को मिल जाएगा। इसके महत्व क्या है? पर्वतों के महत्व भी होंगे, है। देखिए, पर्वत सबसे पहले क्या होता है? संसाधन का भंडार होता है। संसाधन किस प्रकार का संसाधन? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, जैसे कि हमें अमेरिका में देखने को मिल जाएगा एल्पेशियन के बारे में, जो अल्प्स रेन है उसमें कोयला के ऊपर, चूना पत्थर के ऊपर, इस तरीके से हमें जवाब वहां पर देखने को मिलता है। भारत में भी कई तरह की पर्वतें हैं, उनमें भी हमें इन तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। दूसरे क्या होता है, ये पानी की प्रचुर स्रोत होते हैं। यहाँ पे 12 महीने नदियां चलती है, ठीक है, 12 महीने जो है नदियां बहती है, जिसके कारण यहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा होती है। अगर यहाँ पर नदियां बह रही है तो यहाँ पर तरह बढ़ेगी, यानी कि जल से में पानी मिलने की जो प्रक्रिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, वो यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है। जैव विविधताएं बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। इसका प्राकृतिक और राजनीतिक सीमाएं जो होती है वो भी इसका निर्माण करती है। किस प्रकार की सीमा होती है? देखिए, अगर हम कई देशों के बचाव करें, कई देशों के बीच में इस तरह की सीमाएं हैं। भारत के ऊपर बात करें तो भारत में भी हमें मंगोलियों के हमलों से हमें किसने बचाया था? हिमालय ने बचाया था, ठीक है। तो ये एक जो है प्रक्रिया है, और जो वहां से जो आने वाली ठंडी हवाएं होती है उससे भी हमें बचाता है, जो हमें जलवायु कारण से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आदिवासी जो होते हैं उनके लिए प्रवासी स्थान है, यानी कि आदिवासी जो है वो इन पर्वतों में बहुत विस्तार तरीके से रहते हैं। उपजाऊ मैदान का निर्माण भी करता है ये, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि यहाँ से जो नदियां होंगी वो अपने साथ जो गाद वाद लेके जाएंगी, वहां पे बिछा देंगी मैदान में, और इससे क्या होगा? मैदान का निर्माण होगा। पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंट है। और पवित्र स्थल, जितने भी देश के पवित्र स्थल हैं, बड़े बड़े पवित्र स्थल, वो पर्वतों पर ही देखने को मिलता है। इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण होते हैं। जैसे कि इसका सामाजिक कारण यह है कि पर्वतों पे होने पर इनकी सुरक्षाएं बढ़ जाती है, कि ये आक्रमणकारी के इतने नजदीक नहीं आ पाए। दूसरे को होता है, इसका जो आर्थिक कारण ये होता है कि पर्वतों पे भी लोग जो होते हैं बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, ताकि वहां पे भी एक आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो उसकी शुरुआत हो सके। इसके राजनीतिक कारण भी हैं, क्योंकि जो पर्वत है वो हमेशा से एक स्वतंत्र क्षेत्र रहा माना गया है, इसलिए उस जगह के ऊपर कोई भी जो राजा थे वो अपना क्लेम नहीं करते थे कि ये जगह हमारा है। इसीलिए वहाँ पे एक राजनीतिक कारण भी रहा है। इसलिए जो मंदिर वगैरह होते हैं या फिर कोई पवित्र स्थल होता है, वो हमें उन पहाड़ियों पे देखने को विस्तार तरह से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई अपना पर्टिकुलरली अपना क्लेम नहीं करता है कि ये जगह हमारी है, ठीक है। और ये हमेशा से चलता आ रहा है, इसीलिए जो विशाल पर्वतें होती है उसके ऊपर में मंदिरों का निर्माण देखने को मिल जाता है, ठीक है। समझ गया? आगे चलते हैं। देखिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, पठारों के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए, पठार क्या है? उभरी हुई भाग जो होती है पर्वतों की, पर्वतों का घिरा हुआ उभरा हुआ भाग है, ये पठार कहलाता है। मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो है पठार हो गया, ठीक है। इसके आसपास क्या होगा? मैदान का निर्माण होता है, मतलब पर्वतें होंगी, ठीक है, चारों तरफ पर्वतें होंगी। और ये जो बीच वाला हिस्सा होगा ये भी ऊंचा होगा, लेकिन ये समतल होगा, बिल्कुल मैदान की तरह, ठीक है। समझ गए? कि चारों तरफ पर्वत है और बीच में क्या है? ये एक छोटा सा जगह है,
मतलब बहुत विशाल जगह है जो समतल है, बिल्कुल प्लेन है, और ये इसमें इस तरह की उस तरह की संरचना नहीं देखने को मिलती है, जो सब पर्वतों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पठार। पठार को आमतौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन पठार के ऊपर पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि पठार एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा देखिए। देखिए, उभरा हुआ जो भाग है ना, वो पठार कहलाता है। व्यापक रूप से ये समतल होता है। ठीक है, आमतौर पर पहाड़ियों के ऊपर पाया जाता है, आमतौर पर, हमेशा नहीं, लेकिन आमतौर पर ये पहाड़ियों के साथ पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के 18% भाग पर समतल पाया जाता है। सामान्यतः ये समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पे होता है, आमतौर पे 600 मीटर की ऊंचाई पे होगा। लेकिन जो तिब्बत का जो पठार है, वहां पे हमें 1600 मीटर तक देखने को मिलता है। यानी कि तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा जो उठा पठार है, और ये 3600 के आसपास के ऊपर मीटर के ऊपर देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये इकलौता पठार है जो 3600 मीटर के आर पार होता है। बाकी जितने भी पठार होते हैं वो 600 के आसपास हमें देखने, 600, 700, 800, 1000, 2000 के आसपास देखने को मिल जाता है। ठीक है, पठार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला अंतर पर्वतीय, ठीक है, बर्लित पर्वत के बारे में हमने पढ़ा दिया। हाँ, तो बर्लित पर्वत की जो सीमाएं होती है, वहां पर हमें इस प्रकार का पठार देखने को मिलता है, जैसे कि तिब्बत का पठार है। ठीक है, दूसरा आता है पदमोर का पठार। ये पदमोर क्या होता है? देखिए, पिडमोर या फिर इसे पिडमोर कहते हैं, पदमोर कहते हैं। जगह पिडमोर कहा जाता है, कभी पदमोर कहा जाता है। तो इसका होता क्या है, ये जो पठार है ना, ये पहाड़ों से तल पर स्थित होता है। मतलब जो पठार होते हैं, ये क्या होता है, पहाड़ों के तल पे स्थित होता है, लेकिन नीचे। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आमतौर पे इसके एक तरफ तो पहाड़ होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, या तो समुद्र होगा या मैदान होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। आप इस फोटो को देख के आप समझ सकते हैं कि ये मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे है पर्वत है। ठीक है, नीचे क्या है, हमारे पास पठार है। ठीक है, और यहाँ क्या है, समुद्र है। तो आप देख सकते हैं पर्वत भी है, नीचे पठार भी है। एक तरफ पठार है, पठार के एक तरफ क्या है, पर्वत है, और दूसरी तरफ समुद्र है। ठीक है, समझ गए। तो तीसरा क्या है हमारे पास, महाद्वीपीय। महाद्वीपीय पठार, ये कैसा होता है, देखिए, लावा के कारण, लावा निकली और ये अचानक से ऊपर ना जाकर के नीचे ही फैल गई। ठीक है, इसके फैलने से क्या हुआ, इस पठार का निर्माण हुआ। इसे कहते हैं लावा शीट से बनती है। ठीक है, लावा शीट से। और भारत में किससे, दक्कन जो है, उसी प्रकार के पठार का एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझ गया। आगे चलते हैं पठारों के महत्व के बारे में। देखिए, पठार के अगर महत्व के बारे में बात करें तो पठारों के भी कई महत्व हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ दुनिया के अधिकांश खनिज हमें कहाँ मिल लेते हैं, पठारों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि उद्योग, और ये उद्योग उगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑस्ट्रेलिया के पठार से हमें सोना, अफ्रीका के पठार से हमें तांबा और सोना जैसी चीजें मिलती हैं। भारत के छोटा नागपुर से हमें कोयला मिलता है, तांबा मिलता है, और यहाँ तक कि सोने भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अरभक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, लोहा मिलता है। ठीक है, ये सब भारत के छोटा नागपुर पठार से हमें मिलने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे खनिज की व्यापक मात्रा है। जल प्राप्ति, बिल्कुल सही, जल की हमें बहुत विशाल मात्रा यहाँ पे मिलने को, देखने को मिलती है। जलवायु, ठंडी जलवायु हमें मिलने को मिलती है, देखने को मिलती है। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन के लिए पठार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि दक्कन के पठार को हम देखें तो दक्कन के पठार से, दक्कन पठार में हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है, और इस काली मिट्टी से हमें कपास का निर्माण होता है। कपास जो है उससे हमें वस्त्र निर्माण मिलता है। यानी कि ये पूरी एक प्रक्रिया जो होती है, पूरा जो चेन होता है, वो देश के आर्थिक उन्नति में काफी महत्वपूर्ण योगदान करता है। ठीक है, तो होता है पर्यटन के लिए, पर्यटन के आकर्षण का केंद्र भी हमेशा से रहा है पठार। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ गया। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है जो मैदान है। आगे बात करते हैं मैदान के बारे में। तो मैदान का निर्माण जो हुआ है वो नदियों के द्वारा हुआ है। नदी जो अपने साथ भारी भरकम गाद लेके आती है, इसके कारण बहुत बड़े विस्तार तरीके से मैदान का निर्माण हमें देखने को मिलता है। ये एक आम प्रक्रिया। ठीक है, हालांकि मैदान के निर्माण के भी तीन तरीके से मैदान का निर्माण होता है। पहला होता है संरचनात्मक मैदान। इसमें क्या होता है, समुद्र तल के उभार से, समुद्र तल जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, ये समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र तल का जो ये उभार वाला हिस्सा होता है ना, ये यहाँ पर इस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है। जैसे महाद्वीपीय सीमा पर ये निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए। ये महाद्वीप है, इसकी ये सीमा है, और इसी सीमा पर इसका निर्माण हुआ है। दूसरा होता है, ये क्या होता है, अववर्ती मैदान होता है कि उच्च भाग में निरंतर अपर्दन के कारण, उच्च भाग यानी ऊपरी वाले भाग में अचानक से हमें अपर्दन यानी कि लगातार इसमें घिसाव के कारण हमें इस प्रकार के मैदान हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर के भागों में हमें इस प्रकार के मैदान देखने को मिलता है। दूसरा होता है निक्षेपण का मैदान। चट्टानों से अपवर्तन के द्वारा जो चट्टानों पे अगर घिसाव हुआ है, ठीक है, अपवर्तन हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले अपवर्तन के द्वारा जो घिसाव होता है, घिसाव के कारण इस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं निक्षेपण कारण। अच्छा, इस चट्टान को कई हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे झील से अगर वो निर्माण हुआ है तो झीलाकृत मैदान होगा, अगर वो नदी से निर्माण हुआ है तो जलोढ़ मैदान होगा, अगर वो माने सूखी जगह पे अगर इसका निर्माण हुआ है तो ये इस प्रकार का निर्माण होगा। अगर ये हिमालय यानी बर्फ से अगर इसका निर्माण हुआ है तो या तो इसे हिमलोड कहेंगे या फिर इसे ड्रिफ्ट मैदान कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रकार के 4 प्रकार के मैदान हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम मैदान के महत्व को देखें
तो यहाँ पे मैदान का बात तो लगभग इसी प्रकार के है। ये जगह जो होती है काफी उपजाऊ होती है, यहाँ पे हम कई प्रकार की कृषि कर सकते हैं। मैदान होता है तो यहाँ पे संचार सुविधाएं भी बहुत अनुकूल होती है। जलवायु अनुकूल होती है क्योंकि ना तो यहाँ पे ज्यादा ठंडी होती है ना तो यहाँ पे गर्मी होती है। यहाँ पे ठंडी, गर्मी, बरसात हर तरह के मौसम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ की वायु कैसी होती है? अनुकूल रहती है, रहने योग्य रहती है। और कृषि उपजाऊ के कारण यहाँ पे भारी जनसंख्या भी देखने को मिलती है। इसके साथ क्या होती है, उद्योग का विकास भी यहाँ काफी अच्छे तरीके से होता है क्योंकि यहाँ पे भारी आबादी रहती है और यहाँ पे जो भारी आबादी है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें उद्योग वगैरह भी निर्माण करने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। चौथा होता है सभ्यता का केंद्र बिंदु भी यही रहता है। हमेशा सभ्यता का केंद्र बिंदु क्या था? नदी के किनारे। और नदी के किनारे का जो हिस्सा था वो आमतौर पर कैसा रहता था? समतल मैदान के तौर पर देखा जाता था। ठीक है, तो सभ्यताओं का केंद्र भी इसको माना गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, तो अभी यहीं पे हम इसको रोकना चाहेंगे। जय हिंद। और अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा पिछले वाले को तो आप उसका जवाब टेलीग्राम सेक्शन पे या तो फिर हमारे इस चैनल पे उसके कमेंट सेक्शन में आप लिखें। टेलीग्राम चैनल का नाम है उपनिषद शिक्षा, वहां पे जाएं, चैनल को पहले बनाएं, चैनल के साथ जुड़ें और वहां पर अपने क्वेश्चन को पोस्ट करें। उसके बाद मैं उसको चेक करूंगा, चेक करने के बाद आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही।